दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 501 नंबर का लेक्चर है। यदि फिजिक्स की बात की जाए तो आज हमारा 46 नंबर का लेक्चर है। यह हमारा 46वें नंबर का दोस्तों लेक्चर है, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारा 501। हमने अपनी क्लास में कुल 15,000 जीएस के सवाल दोस्तों पढ़ा दिए, ज़्यादा नहीं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में सिर्फ 30 सवालों पर चर्चा होती है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये कुछ प्रमुख आविष्कार पर चर्चा करने वाले हैं और उसके आविष्कारक के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ देखिए, जैसे रेडियम धातु का आविष्कार किसने किया, और जो है ट्रांजिस्टर, गैस लेजर, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, रिवाल्वर हो गया, टेलीविजन, वायुयान, फाउंटेन पेन, ऐसे बहुत सारे सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल इतना ही चर्चा नहीं करेंगे, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जैसे किस्कोग्राफ की खोज दोस्तों किसने किया था, सौर सेल जो होता है किस पदार्थ की बनी होती है, लेजर तकनीकी की चर्चा जो है सबसे पहले किसने किया था। तो इस तरह के सवालों पर भी आज हम बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल भी आपके आविष्कार से ही संबंधित है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं। यदि आपको भरोसा हो नितिन सर पर तो आप एक मौका दीजिए और जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, ठीक है। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि रेडियम धातु की दोस्तों खोज किसने किया था, ठीक है। रेडियम धातु की खोज किसने किया है, तो याद रखिएगा इसे किया है पियरे ने, ठीक है। पियरे दंपति ने, ठीक है, ठीक है। मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी ऐसे लिखिए, क्यूरी दंपति लिखते हैं। तो इसमें दो लोगों का नाम याद रखेगा, एक तो मैडम क्यूरी का नाम याद रखेंगे, मैडम क्यूरी का नाम याद रखेगा, और दूसरा नाम याद रखेगा पियरे क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने दोस्तों क्या किया है, इस रेडियम धातु की खोज किया है। ये आप याद रखेंगे, आसान सा सवाल है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि थोरियम जो होता है ये यूरेनियम की अपेक्षा उत्तम स्रोत क्यों है, ठीक है। क्यों इसको उत्तम माना जाता है दोस्तों, क्योंकि पहला कारण जो सबसे बड़ा है लिखेगा, थोरियम की उपलब्धता अधिक है, ठीक है। थोरियम की उपलब्धता भारत में अधिक है। तो हम तो अपने परिप्रेक्ष्य में देखेंगे ना, भारत में अधिक है, एक तो ये कारण ये है। दूसरा कारण यह दोस्तों लिखेगा, थोरियम, ठीक है, थोरियम यूरेनियम की अपेक्षा ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। यूरेनियम की अपेक्षा, ठीक है, कम रेडियोधर्मी, ठीक है, कम रेडियोधर्मी उत्पन्न करता है। जो रेडियोधर्मी विकिरण है दोस्तों कम उत्पन्न करता है, या जो हानिकारक है ये हानिकारक होती हैं, ठीक है, हानिकारक होती हैं। तो इनका अपशिष्ट दोस्तों कम करता है, ठीक है, अपशिष्ट कम करता है, ठीक है। तो एक बताइए, मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों घर में चोरी हो जाए वो सही है कि डकैती हो जाए वो सही है। तो डकैती पड़ेगी तो कुछ नहीं बचेगा, सब चला जाएगा। चोरी होगी तो चोर बेचारा क्या ले, अब जो उठा पाएगा वही लेके जाएगा। आपका बेड तो नहीं ले जाएगा ना, अलमारी नहीं ले जाएगा, कूलर पीठ पे लाद के नहीं ले जाएगा ना। लेकिन अगर घर में डकैती पड़ गई तो तब तो सब चला जाएगा, ठीक है। एकदम पूरा बाहर ट्रक पिकअप आ जाएगा, उसमें लोड करके सब ले जाएंगे। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए दोनों गड़बड़ है। मैं इससे बताना चाह रहा हूँ कि चाहे थोरियम की बात कीजिए या यूरेनियम की बात कीजिए, दोनों गड़बड़ है, दोनों हानिकारक हैं। लेकिन अब दोनों हानिकारक हैं तो कौन ज्यादा हानिकारक है, कौन ज्यादा जो है रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा यह अपशिष्ट उत्पन्न करता है। तो थोरियम तो कम करता है, यूरेनियम ज्यादा करता है, तो जो कम करता है उसके साथ रहिए। बात समझ में आ गई ना, ये कॉमन सेंस की बात है, इसको समझिएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि रेडियो कार्बन, जिसे हम कार्बन 14 विधि कहते हैं, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, कार्बन 12, कार्बन 14, ठीक है। ये कार्बन के समस्थानिक होते हैं, ठीक है। कह रहा है इसकी अर्ध आयु दोस्तों कितनी होती है, तो इसकी अर्ध आयु होती है 5730 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों, 5730 वर्ष। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं। दुनिया में जितने भी जीवित हैं, सजीव हैं, देखिए सजीव में जंतु भी आते हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा और हम लोग, सब लोग दोस्तों सजीव हैं। तो जितने सजीव होते हैं ये जीवन भर वायुमंडल से कार्बन ग्रहण करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है ये कार्बन ग्रहण करना बंद कर देते हैं, ठीक है। जब बंद कर देंगे तो वहां से कार्बन दोस्तों क्षय होना शुरू होगा, और कार्बन की आधी एज कितनी है, 5730, यानी इसका दोगुना कर दोगे तो कार्बन की पूरी आयु निकल कर आएगी, ठीक है। तो लगभग 11,000 साल से अधिक दोस्तों इसकी आयु बनती है। तो अर्ध आयु में इतना है, और 5730 साल पहले चले जाएंगे तो हड़प्पा हड़प्पा सब मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए सभ्यताओं का पता लगाने के लिए या पुरातत्ववेताओं के द्वारा जो कुछ ढूंढा जाता है उसका पता लगाने के लिए ये काफी है, कार्बन 14, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा अपनी भाषा में इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, इस बात को लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दुनिया के समस्त सजीव, ठीक है, दुनिया के
दुनिया के समस्त सजीव, ठीक है, सजीव जब जीवित होते हैं, जब जिंदा होते हैं तो वे कार्बन ग्रहण करते हैं, ठीक है, वे कार्बन ग्रहण करते हैं, ठीक है, कार्बन ग्रहण करते हैं, किंतु मृत्यु के बाद कार्बन का क्षरण, ठीक है, कार्बन का क्षरण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, क्षरण प्रारंभ हो जाता है। और हम लोग दोस्तों क्या चेक करते हैं, कार्बन 14 से कितना क्षरण हुआ है, उसी के आधार पर उसके आयु की गणना कर ली जाती है। तो बड़ा आसान सा टेक्निक है, लेकिन जब आप समझेंगे कि टेक्निक कैसी है, क्या कहना चाह रहा है, तब जो है आप इसके बारे में बता पाएंगे। करा रेडियो सक्रिय आयु अंकन, एज डिटर्मिनेशन थ्रू रेडियो एक्टिविटी, करा इसका विकास दोस्तों किसने किया था? रेडियो सक्रिय आयु अंकन का विकास दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेगा, इनका नाम था लिब्बी, विलार्ड लिब्बी के द्वारा दोस्तों ये जो है बनाया गया था, विलार्ड लिब्बी, ठीक है, विलार्ड, ये ब है दोनों, ठीक है, विलार्ड लिब्बी के द्वारा दोस्तों बनाया गया था, ये आप याद रखेंगे। और इसमें किया जाता है, विशेष रूप से कार्बन 14 के माध्यम से आयु निर्धारण किया जाता है। इस रेडियो सक्रिय आयु अंकन कैसे होता है दोस्तों? तो लिखिएगा, कार्बन 14 विधि से आयु का निर्धारण, ठीक है, आयु का जो निर्धारण होता है दोस्तों, ये इसी का विकास दोस्तों ये विलार्ड लिब्बी ने किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। करा कृत्रिम उपग्रह जितने होते हैं, जो सैटेलाइट पृथ्वी के बाहर भेजे जाते हैं, अच्छा ये सैटेलाइट दोस्तों कहाँ होते हैं? तो याद रखेगा, पृथ्वी के बाह्य कक्ष में, ठीक है, पृथ्वी के बाह्य कक्ष में दोस्तों होते हैं। लगभग 36,000 किलोमीटर दोस्तों ऊंचाई है, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है, किलोमीटर फीट, ठीक है, तो उतनी ऊंचाई पर दोस्तों फीट की किलोमीटर रहेगा, ठीक है। 9 से 16 किलोमीटर तो दोस्तों आपका यही हो जाता है, पहला वाला विक्षोभ, ठीक है, जो होता है इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। देखिए मंडल में 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल होता है, और इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे और ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल मिलेगा, मध्य मंडल मिलेगा, आयन मंडल मिलेगा, और अंतिम में बाह्य मंडल मिलेगा। तो ये जो कृत्रिम सैटेलाइट होते हैं, ये बाह्य मंडल यानी बाह्य कक्ष में होते हैं, ठीक है, ये किस में होते हैं दोस्तों? ये बाह्य मंडल में अपना चक्कर लगा रहे होते हैं। करें, इनकी ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसमें सौर सेल लगे होते हैं, ठीक है, सौर सेल लगे होते हैं, जो सौर ऊर्जा के थ्रू दोस्तों चार्ज होते रहते हैं, उनको अलग से वहाँ किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो फोटोवोल्टिक सेल होती है, वो चार्ज होती रहती है। भाई वहाँ तो सूरज हमेशा दिखेगा ना, वहाँ तो बादल वाली समस्या नहीं है, ठीक है। करा, सौर सेलें किस पदार्थ की बनी होती हैं? जो सौर सेलें होती है दोस्तों, जो कृत्रिम सैटेलाइट वगैरह में लगी होती, घर के छतों पे भी सौर सेलें लगाई जाती, तो ये किस पदार्थ की दोस्तों बनी होती हैं? ये सिलिकॉन की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है दोस्तों? यह सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन क्या दोस्तों? सिलिकॉन जो है एक प्रकार का अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या दोस्तों? यह एक प्रकार का अर्धचालक है। इसको भी लगे हाथ आप पढ़ लीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। करंट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अभी दोस्तों जो आप कंप्यूटर में आईसी वगैरह का नाम नहीं सुनते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में जो आप आईसी चिप का नाम सुनते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, ये दोस्तों पहले, बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले क्या हुआ था, ये ट्रांजिस्टर हुआ करता था। क्या होता था? ये ट्रांजिस्टर होता था। उसके भी पहले, ठीक है, ट्रांजिस्टर के पहले चले जाएंगे तो इसे पंचकार्ड कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? पंचकार्ड कहा जाता था, और या वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। उसके भी पहले चले जाएंगे वैक्यूम ट्यूब, उसके भी पहले चले जाएंगे, तब आपको पंच कार्ड मिलेगा, ठीक है, तब इसे क्या कहा जाता था? पंच कार्ड। तो धीरे धीरे दोस्तों ये कंप्यूटर का विकास हुआ है, और अब हम ट्रांजिस्टर तक पहुंचे। ट्रांजिस्टर से भी अब आगे बढ़ के हम लोग आईसी चिप तक आ चुके हैं, ठीक है। तो याद रखेगा, आपसे पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, सिर्फ ये बताना है, तो जॉन बर्डिन ने किया था। वैसे इसके आविष्कार में कई लोगों का नाम आता है, केवल जॉन बर्डिन को बोलना दोस्तों ठीक नहीं है, तो जॉन बर्डिन के साथ 2 नाम और लिखेगा, वाल्टर ब्रेटन और विलियम जोन्स, ठीक है, वाल्टर बैटन, ठीक है, वाल्टर बैटन, ठीक है, वाल्टर बैटन, ठीक है, बैटन, और कौन दोस्तों? और लिखेगा विलियम, ठीक है, विलियम जोन्स, ठीक है। तो ये नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, विलियम्स कुछ और है, यहाँ पे जोन्स नहीं होगा, ठीक है, विलियम याद रखिएगा, शॉर्टकट में मैंने भी याद रखा है। तो आप यहाँ पे जॉन बर्लिन को याद रखेगा, बर्डिन को याद रखेंगे, और विलियम
को याद रखेंगे और जो है वाल्टर को याद रखेंगे। कह रहा पहला गैस लेजर जो था दोस्तों इसे किसने बनाया था? गैस लेजर का नाम सुना है ना, ठीक है। आजकल दोस्तों लेजर टेक्नोलॉजी आ गई है और लेजर में अब तो बहुत सुधार हो चुका, बहुत एडवांस जो है क्वालिटी के लेजर आ चुके हैं। लेकिन एक पहला गैस लेजर जो था इसे किसने बनाया था? इसे बनाया था अली जानव ने, ठीक है। उनका नाम ही था अली जानव, ठीक है। किसने बनाया था दोस्तों? अली जानव, ठीक है। अली जानव ने दुनिया का पहला गैस लेजर का आविष्कार किया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कह रहा भारत में जो लेजर टेक्निक है दोस्तों, लेजर टेक्निक की शुरुआत दोस्तों कब से की गई? भारत के अंदर लेजर टेक्निक की शुरुआत कब से की गई? तो ये 1964 के आसपास दोस्तों लेजर टेक्निक की शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, ये बीच में 1964 का साल है। इसी साल बार्क के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? बार्क कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा भाभा एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों, ठीक है, ये सेंटर है कहां पर? ये ट्राम्बे में स्थित है, ठीक है। तो इसने दोस्तों पहली बार भारत में लेजर टेक्निक की दोस्तों शुरुआत की हुई है, तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। कारण लेजर तरंगे होती हैं, ठीक है। ये जो लेजर तरंगे होती हैं ये कैसी होती हैं, कैसी तरंगे होती हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जो लेजर तरंगे होती हैं ये एक तरह की कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, या तो आप ये लिखिए ऑप्शन में, या तो एक वर्डी तरंगे, ठीक है। याद रखिएगा परीक्षा में ऑप्शन में मिल सकता है या तो एक वर्डी तरंगे ऑप्शन मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। क्या मिलेगा? या मिलेगा मैग्नेटिक तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ये होती हैं। तो दोनों में से आप कुछ भी चूज कर लीजिएगा। देखिएगा एग्जाम में जो है क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दे रहा है कि लेजर टेक्निक द्वारा पहली बार आंख का ऑपरेशन, ठीक है। लेजर टेक्निक से दोस्तों पहली बार आंख का ऑपरेशन जो है कब किया गया, और दूसरा सवाल है किसने किया, ठीक है। तो इंडियन नहीं थे दोस्तों, ये न्यूयॉर्क में पहली बार एक सर्जन थे, उन्होंने किया था। टाइम जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हुई, आई थिंक एक बार आप चेक कर लीजिएगा, स्टार लगा दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं, चेक कीजिएगा इसको। टाइम को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद 1887 है। फिर से दोस्तों 2-3 स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। इस सवाल को आप चेक कर लीजिएगा, क्या 1987 सही है, जब लेजर द्वारा भारत में नहीं, लेजर द्वारा पहली बार आंख का ऑपरेशन किया गया था। किसने किया था दोस्तों? तो उनका नाम था ट्रोकेल, स्टीवन ट्रोकेल, ठीक है। डॉक्टर स्टीवन ट्रोकेलर, ठीक है। स्टीवन ट्रोकेल इनका नाम है, याद रखेंगे। इन्होंने किया था। टाइम पीरियड दोस्तों एक बार आप मैच करा लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। क्या आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसलिए देखिए बहुत सारे मतलब मान के चलिए हर सवाल तो नहीं, जैसे 30 सवाल मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो कम से कम 70% सवाल का उत्तर मुझे पता होता है, 70%। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो हर बार 30% नए सवाल भी मिलते मुझे, वो आपके लिए भी नया होता है, मेरे लिए भी नया होता है। तो मैं भी नई नई चीजें सीखने का प्रयास करता हूं, ठीक है। जैसे यही सवाल देखिए, ये नया सवाल है, ठीक है। तो अब कुछ न कुछ आज सीखने को मिला, फिर याद हो जाएगा, धीरे धीरे भी शामिल हो जाएगा। तो कह रहा लेजर तकनीक से पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मापी गई, तो कितना पता चला, ठीक है। इनके मध्य की मापी गई जो दूरी दोस्तों कितना है, तो बच्चा जानता है दोस्तों कि 3,85,000 किलोमीटर दोस्तों ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर पूछ लेता तब क्या बताते हैं? ये मापा तो नहीं गया है, लेकिन दोस्तों ये कहा जाता है कि ये दूरी जो है ये 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। करा लेजर को प्रारंभ में दोस्तों क्या कहा जाता था, ठीक है। ये बड़ा भयानक होता था लेजर, ठीक। इसकी वजह से लोग जो है मृत्यु के काल के गले में समा जाते थे, बहुत विध्वंसक होता था लेजर। आपने कभी मूवी वगैरह में लेजर वार देखा होगा, ठीक है। अभी स्टार वार देखिए, वहां लेजर टेक्निक की तो गनें होती हैं, एकदम मारता है तुरंत भूसा बन जाता है आदमी, ठीक है, राख हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है लेजर को प्रारंभ में क्या कहा जाता था? इसे प्रारंभ में कहा जाता था डेथ रेज। क्या कहा जाता था? इसे प्रारंभ में डेथ रेज बोला जाता था। क्यों? ठीक है, याद रखेंगे ये किरणें अत्यधिक विध्वंसकारी थी, ठीक है, अत्यधिक विध्वंसकारी थी, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ये आप याद रखेंगे, डेथ रेज आपका जवाब होगा। कह रहा है कि लेजर व मेसर में, ठीक है, लेजर व मेसर में क्या अंतर है, ठीक है। ये दो चीजें होती दोस्तों, दोनों मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। लेजर में क्या होता है,
और मेसर में क्या होता है, आपको शॉर्टकट में आपको समझाता हूं, ठीक है। लॉन्ग कट में बताऊंगा तो कंफ्यूज जाएंगे। जो लेजर होता है दोस्तों, लेजर प्रकाश किरणें उत्पन्न करता है। लेजर से क्या पैदा होता है दोस्तों, प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं लेजर से, आपने देखा होगा गन वगैरह में भी। जबकि मेसर जो होता है दोस्तों, ये सूक्ष्म तरंगे पैदा करती है, ठीक है। जो मेसर होता है यह सूक्ष्म किरणें उत्पन्न करती है। बस इतना छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। एक प्रकाश पैदा कर रहा है, एक सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न कर रहा है। लेजर और मेसर में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो काम आपका हो जाएगा। कर लेजर तकनीकी के मूलभूत सिद्धांत की चर्चा पहली बार दोस्तों किसने किया था, ठीक है। कर लेजर टेक्निक का जो मूलभूत सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसके बारे में दोस्तों चर्चा सबसे पहले किसने किया है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है, ठीक है। किसने किया दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दोस्तों किया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए प्यारा सवाल हो जाएगा, ठीक है। ये आइंस्टीन ने दोस्तों गत विषय का नियम वगैरह भी दिया था, तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए जो ये फिजिक्स की क्लास है ना, अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है इसके बारे में थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। अब तक दोस्तों मैं पूरा इतिहास आपको पढ़ा दिया हूं, ठीक है। पूरा संविधान पढ़ा दिया हूं, पूरा विश्व का भूगोल पढ़ा दिया हूं, भारत का, ये 6 विषय पढ़ा के विधिवत समाप्त कर दिया। अब जो 7वां विषय है दोस्तों, 7वें विषय में हम लोग अभी फिजिक्स को दोस्तों कवर कर रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स पढ़ना हम लोग शुरू किए थे अपने 456 नंबर के लेक्चर से, और आज हमारा 501 नंबर का लेक्चर है। तो 501 में जब आप काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 46, ठीक है। फिजिक्स में दोस्तों अब हमारे कितने लेक्चर हो गए हैं, अब हमारे 46 लेक्चर हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे दोस्तों आपका एक एक सब्जेक्ट और एक एक टॉपिक जो दोस्तों कवर होता चलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप पीछे की क्लास कितने जो है सावधानी पूर्वक और बेहतरीन तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, करा लेजर तकनीकी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, ठीक है। लेजर तकनीकी का जो लेजर टेक्नोलॉजी है, इसका आविष्कार दोस्तों किसने किया था, तो अकेला किसी ने नहीं किया है, याद रखेगा, थियोडोर ने किया है, ठीक है। थियोडोर एच मैनन वैसे कहा जाता है, थियोडोर एच मैनन, ठीक है। तो याद रखेगा इन्होंने लेजर टेक्निक का दोस्तों आविष्कार किया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए इसी, अच्छा लेजर तकनीक में हमने आपको क्या समझाया था, हमेशा के लिए लेजर तकनीकी में एक लाइन की बात आप याद रखेंगे, ठीक है। लेजर तकनीक में दोस्तों एक बात याद रखेंगे, लेजर तकनीक में प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। यहां क्या पैदा होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। जबकि जो मेसर तकनीक है दोस्तों, मेसर तकनीकी, ठीक है, मेसर तकनीकी जो है दोस्तों, इसमें क्या होती है दोस्तों, इसमें सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसी तरह से सवाल कर रहा है कि मान लीजिए लेजर टेक्निक की आविष्कार तो थियोडोर ने कर दिया, थियोडोर एच मैनन ने कर दिया, ठीक है। उसी तरह से मेसर तकनीक का आविष्कार किसने किया, तो 2-3 लोगों ने मिल किया है, गीगर गोल्डन, ठीक है। नाम लिखिएगा, गीगर ने किया, गोर्डन ने किया, गीगर गोर्डन, ये गो है, ठीक है। गीगर ने किया, गोर्डन ने किया और टाउन्स ने किया, गीगर गोर्डन टाउन्स, ठीक है। गीगर गोर्डन टाउन्स के द्वारा दोस्तों ये मेसर तकनीकी दोस्तों डेवलप की गई है, ये आप याद रखेंगे, जो सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल करती है। करा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ये तो आपको मैंने पीछे भी बताया है, ओपेनहाइमर ने किया है। किसने किया था दोस्तों, ओपेनहाइमर ने किया है, ठीक है। कब किया था, तो याद रखेगा द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय दोस्तों, ठीक है, ओपेनहाइमर ने परमाणु बम बनाया था। ये परमाणु बम दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो लिखिएगा अनियंत्रित श्रृंखला के अंतर्गत आता है, अनियंत्रित श्रृंखला के अंतर्गत आता है, और यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर यह परमाणु बम जो है ये काम करता है। तो इस तथ्य को भी आप जो है समझिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल दे रहा है न्यूट्रॉन बम, ठीक है। आपने हाइड्रोजन बम सुना होगा, ठीक है, और परमाणु बम सुना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। यहां पूछ रहा न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था, इनका नाम था सैमुअल कोहन, ठीक है। क्या नाम था, सैमुअल कोहन, सैमुअल, ठीक है। सैमुअल लिखिए, सैमुअल, ठीक है, सैमुअल कोहल, ठीक है। सैमुअल कोहल ने दोस्तों एक बम बनाया, उसका नाम रखा न्यूट्रॉन बम। क्या रखा, न्यूट्रॉन बम। चलिए जो दोस्तों हम लोग रिवाल्वर देखते हैं ना,
सवाल आता है कि रिवॉल्वर का आविष्कार दोस्तों किसने किया, एक लाइन बताएगा। इनका नाम भी सैमुअल था, लेकिन सैमुअल कोल्ट नाम था। क्या नाम था? इनका नाम भी संयोग देखिए मिल रहा है, ठीक है, सैमुअल, ठीक है, सैमुअल, और क्या आगे देखिए, कोल्ट, ठीक है। सैमुअल कोल्ट ने दोस्तों रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे आइए। अगला दे रहा है यूवी। यूवी मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। यूवी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? यूवी का अर्थ होता है अल्ट्रा, अल्ट्रा, AULTRA, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आविष्कार, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आविष्कार दोस्तों किसने किया है? तो याद रखिएगा GM डॉप्सन ने, ठीक है। सीधा सीधा आप डॉप्सन लिखिए दोस्तों, डॉप्सन ने। और एक चीज और पता होगा, ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापा जाता है दोस्तों? ओजोन परत की जो मोटाई है इसको किसमें मापा जाता है? तो इसको भी डॉप्सन में मापा जाता है, ठीक है। इसकी इकाई क्या दोस्तों? इसकी इकाई होती है डॉप्सन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। एक सवाल और याद रखिएगा, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है, परीक्षा में आता रहता भी है। ओजोन परत संरक्षण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। दिमाग में आ गया ओजोन वाली बात तो। अच्छा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। एक चीज और लिखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ओजोन को O3 बोलते हैं, ठीक है। ये ओजोन परत दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये मिलती है समताप मंडल में। कहाँ मिलती है? समताप मंडल मिलती है। ये आप याद रखेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें यहां से भी हो सकता है सवाल आपसे पूछ लिया जाए। आगे देखिए, कर टेलीफोन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, ठीक है, इसको OFC बोलते हैं, ठीक है। OFC केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं वैसे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, फाइबर केबल, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों? ये प्रकाश की गति से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। प्रकाश की गति से डाटा दोस्तों क्या होता है? स्थानांतरण होता है, ठीक है। यानी तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है तेज, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा गया। और यह किस पर काम करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, ठीक है। पूछता सवाल, ठीक है, तो बताइएगा। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, जिस पर मरीचिका वगैरह हम लोग पढ़ते थे, हीरे का चमकना देखते थे, यहाँ वो भी है। कह टेलीफोन हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया। इसका आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार तो आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। किसने किया था? अलेक्जेंडर, सिकंदर नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है। ग्राहम बेल के द्वारा दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया गया, और उन्होंने ही ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम का भी आविष्कार किया है। तो दोनों याद रखेंगे। इसी तरह का रहा दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? तो बेयर्ड ने किया है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? बेयर्ड ने किया है, ठीक है। JL बेयर्ड, ठीक है। नाम क्या है दोस्तों? JL बेयर्ड। ये तो रटा रटाया सवाल है, ठीक है, एकदम रटा रटाया से, तो बार बार परीक्षा में आता है, तो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए जबान पे। वायुयान का आविष्कार किसने किया है? राइट ब्रदर ने किया है। किसने किया दोस्तों? वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स द्वारा किया गया। राइट ब्रदर्स कहिए चाहे राइट बंधु कहिए, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो वायुयान का जो आविष्कार किया गया है वो राइट ब्रदर्स ने किया है। इसी तरह डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर दोस्तों बुखार वगैरह मापने के लिए देखिएगा, शरीर का तापमान पता लगाने हेतु, ठीक है, पता लगाने हेतु ये डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। किसने किया था? फारेनहाइट ने। उनका नाम था फारेनहाइट, ठीक है। उनका नाम ही क्या था दोस्तों? उनका नाम था फारेनहाइट, ठीक है। फारेनहाइट ने दोस्तों यह आविष्कार किया है, यह आप याद रखेंगे। बच्चे को पता नहीं चलता है तो आप थोड़ा सा जानिए, आपको लगा ही नहीं होगा कि सर फारेनहाइट नाम भी हो सकता है। इसी तरह से फाउंटेन पेन का नाम पता होगा आपको, ठीक है। पहले जिस पेन में हम लोग स्याही भर के लिखते थे, फाउंटेन पेन जो होता था दोस्तों, इसमें स्याही खुद से भरी जाती थी, ठीक है। स्याही खुद से भरी जाती थी, ठीक है, भरी जाती थी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में किलिच से लिखे हुए हैं? पहले इंग्लिश के लिए किलिच आती थी मार्केट में। और कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में नरकट को जानते हैं? अरे ऊसर में निकलता नरकट है, उसको छील कर दोस्तों उससे क्या गजब की राइटिंग बनती थी, दवात में डालकर स्याही घोलकर उससे जब लिखना पड़ता था, वाह वाह आनंद। हाँ, याद आया कि नहीं? तो चलिए यहाँ बताइए मुझे कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन में स्याही होती थी, पानी से बनता था स्याही, तो वाटरमैन आप याद रखेंगे, ठीक है। इसका आविष्कार किया है
इसका आविष्कार किया है वाटरमैन ने। किसने किया दोस्तों? वाटरमैन ने। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार दोस्तों किसने किया है? तो जिन्होंने वो नियम दिया था, फैराडे का नियम, ठीक है। तो ये फैराडे जो है दोस्तों, फैराडे ने ही क्या किया है? ट्रांसफार्मर का आविष्कार भी किया था। इसको भी याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये वोल्टा को घटाता बढ़ाता है, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ से क्या पता चलता है मैं आपको बताऊं, इसके माध्यम से पेड़ पौधों में वृद्धि का पता चलता है, ठीक है। पेड़ पौधों की वृद्धि का पता चलता है, ठीक है, पता लगाया जाता है। वो एक क्रेस्कोग्राफ एक यंत्र होता है और इस यंत्र का आविष्कार किसने किया है? तो लिखिएगा जगदीश चंद्र बसु ने किया है। किसने किया है? जगदीश चंद्र बोस लिखिएगा, जगदीश चंद्र बोस ने किया है, जेसी बोस, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इससे पेड़ पौधों की वृद्धि का पता लगाया जाता है। टेप रिकॉर्डर जो होता है दोस्तों, टेप रिकॉर्डर का, अब तो टेप रिकॉर्डर का जमाना ही चला गया, ठीक है। पूछ रहा आपसे कि टेप रिकॉर्डर का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो पाउलसन ने किया था। किसने किया था? पाउलसन, ठीक है। पाउलसन ने किया था टेप रिकॉर्डर का, ठीक है। और टीवी का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो पीछे मैंने आपको बताया था जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था टीवी का आविष्कार, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए। करा हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर से पहले मुझे बताइए वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, वायुयान, ठीक है। तो हमने पढ़ा था वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। राइट बंधु लिखिए चाहे राइट ब्रदर्स लिखिए, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने किया था। अभी आपसे पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर दोस्तों किसने बनाया था? तो हेलीकॉप्टर बनाया था ब्रेकेट ने। किसने बनाया था दोस्तों? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया है ब्रेकेट ने। किसने किया है? ब्रेकेट ने किया इसका आविष्कार। तो इस पॉइंट को भी आप जो है समझ लीजिएगा, याद रखेंगे, ठीक है। बड़ी जल्दी आज की क्लास समाप्त हो गई भाई, ये तो आधे घंटे भी नहीं लग रहा ना। चलिए कोई बात नहीं, समझने से मतलब है। और आसान भी था ना, सीधे बताना था कि फला खोज किसने किया है। अब टीवी के बारे में आपको क्या बताऊंगा, बताइए। टीवी में बहुत वैरायटी आता है। टीवी में एलसीडी जो होती है, एलसीडी को लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं। एलसीडी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल रही है। और पहले दोस्तों ट्यूब वाली टीवी आती थी, अब तो सारी बंद हो गई हैं, ठीक है। अब जो टीवियाँ आती हैं कितनी थीन आती है, कितनी पतली होती हैं, आप जान ही रहे हैं, ठीक है। ये हमारे बहुत सारे कोर्स हैं दोस्तों जो हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए हैं। आप एक मौका दीजिए, हमारा एप्लीकेशन स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कीजिए। सारी क्लासेस इस पे चलती हैं, डेमो आके देखिए, पसंद आता है तो क्लास ज्वाइन कीजिए। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी तरह की कोई सूचना चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो तो आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।